हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश का पार्ट 10 मॉक टेस्ट का। ठीक है, टारगेट हमारा 100 है, पार्ट नंबर 10वां कर रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं ना अगले पार्ट पे जाने से पहले एक चीज बताता हूं आपको। मैं 2 चैनल्स पे इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करूंगा, बिकॉज सिर्फ A to Z स्टडी पे अपलोड करूं अगर मैं इसको, तो 100 मॉक टेस्ट अपलोड नहीं हो पाएगा, टाइम कम है। तो मैं 2 चैनल्स पे रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। एक दूसरा कौन सा, हमारा A to Z, ठीक है, स्टडी डिफेंस। अब बोलोगे ये कौन सा, ये तो एक छोटा सा चैनल है, बैकअप के लिए हमने रखा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि दोनों पे जल्दी जल्दी अपलोड करके ना 100 मॉक टेस्ट खत्म करते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लो। तो आप A to Z स्टडी डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर बने रहो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करो। ठीक है। और दोनों चैनल पे ये सभी चीजें अपलोड होंगी, एंड डिफेंस से रिलेटेड, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड इस चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस अब आपको देखने के लिए मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। बाकी चलो इसको स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बच्चा है, अगर वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है, रागा एंड इंग्लिश मिला के सब बहुत अच्छे से, तो स्पेस वॉरियर 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 633 रुपीज में है। एंड गाइज यहाँ पे इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, गारंटी कि आपकी सिलेक्शन होगी 40+ स्कोर के साथ, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो। एंड साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। एंड हमारी जो पेड PDF आती है लास्ट में 250 रुपए के आसपास, वो आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, वो सब चीजें इसके अंदर मिल जाएगी इसी प्राइस के अंदर। और ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड बैच रहेंगी, ताकि आप कम टाइम में बढ़िया प्रिपरेशन करो और रिवीजन करो। अगर कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश की भी अलग से बैच है। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन सब के लिए आपको A to Z स्टडी आप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है ऐप यूज करने में, तो व्हाट्सअप नंबर हर पेज पे दे रखा है, 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, हमारी टीम मेंबर आपको बता देगी। हमसे कह रहे हैं कि एंटोनिम बताओ आप ऑब्सोलेट का। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो चीज पुराना है, ठीक है, पुराना है एंड अब यूज में नहीं है। ठीक है, यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, यो कह सकते हो आप। ठीक है, जो चीज अब पुराना है एंड यूज में नहीं है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेट। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई। अब एंशियंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन होना, पुराना होना। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक होना। मतलब लाइक अगर मेरे को ना चाहिए 2 रोटी, आप जबरदस्ती की 5 ला रहे हो, दैट इज रिडंडेंट। ठीक है, अगर किसी पेज पे ना मेरे को लिखनी है 100 बार ओम नमः शिवाय, आप जबरदस्ती की उस पर 200 बार लिख रहे हो, तो भाई ये अनावश्यक चीजें हैं। ठीक है। और ये एंटिकेटेड का मतलब भी होता है ना, पुरानी चीजें, पुरानी। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये सभी तो कहीं ना कहीं एंशियंट और एंटिकेटेड पूरा इसके सिनोनिम्स लग रहे हैं। रिडंडेंट का तो कोई लॉजिक नहीं है इस वर्ड से। तो बचा क्या, कॉन्टेम्परेरी। इसका मतलब होता है समकालीन होना, सेम समय का होना। ठीक है, चलो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। अगला क्वेश्चन है, एक है इंसेसेंट का। आपको बताओ एंटोनिम क्या हो जाएगा। इंसेसेंट का मतलब क्या होता है भैया, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लगातार। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर 100 इंग्लिश के मॉक टेस्ट करा रहा हूं आपको, हर अंदर 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स मैं करा रहा हूं, अगर हर के अंदर, तो 4 × 100 400 सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट वाले सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो मैं ऐसे ही आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनको मैं टाइम पास के लिए नहीं दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। 400 में आपको हर के अंदर एक वर्ड ऐसा दे रहा हूँ जिसका नाउन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म बताना, तो ऐसे करके 400 में वर्ड दे दे रहा हूँ। इनको तो आपको याद रखना है। तो ये सारी 100 में आपको पैसेजेस करा दे रहा हूँ, क्योंकि हर मॉक के अंदर एक पैसेज करा रहा हूँ। तो ये सब बहुत ही VVI होने वाले हैं एग्जाम के बाद। जो बच्चा 100 पूरा करके जाएगा एग्जाम में, ठीक है, और वो खुद ही कहेगा सर इंग्लिश को हमने अगले 10 मिनट के अंदर पूरा फोड़ के रख दिया था, 10 मिनट बेस क्वेश्चन को। ये बहुत ही अच्छा टाइम है, 10 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा आपको, देख लेना। अगर जो बच्चा ये पूरा अच्छे से रूल को पढ़ के इस मॉक को फॉलो करके जाएगा। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार। ठीक है, अब लगातार का उल्टा बता रहा है, देखो अनइंटरप्टेड। अब देखो अगर मैं UN को हटा दूं ना, अन को, तो हो जाएगा इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है भाई, तो इसका एंटोनिम हो जाता, बट अभी अन आ गया ना, तो इसका मतलब है कोई रुकावट नहीं है। मतलब क्या, इसका मतलब भी हो गया लगातार। ठीक है, अब इसमें भी कोई रुकावट नहीं है तो लगातार होगा। परपेचुअल का मतलब भी होता है लगातार, याद रहेगा। अब देखो सीजलेस का भी मतलब होता है लगातार। अब बोलोगे कैसे सर, कोई चीज को आप सीज करते हो तो रोक देते हो, बाधा डाल देते हो, बंद कर, हमने सीज कर दिया है, तुम नहीं यूज कर सकते इसको। अब कह रहे सीजलेस, अब उस पर कोई प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबंध ही नहीं है, चलाओ दबा के जितना चलाना है, लगातार करते रहो जो करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इसकी सिनोनिम्स हो गए। तो बचा क्या, स्पोरेडिक। ठीक है, स्पोरेडिक का मतलब होता है ना छीट फूट, या फिर कभी कभी, ये दोनों होता है। छीट फूट का ही मतलब क्या, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है।
ऐसे नहीं है, ऐसे लगातार कोई चीज नहीं है। मतलब छीट-फूट मतलब कहीं कहीं कोई चीज, कभी कभी होने वाला चीज, कभी कभी कोई चीज ऐसा। तो इसको हम लगातार का उल्टा मानते हैं, ठीक है भाई। चलो स्पोरेडिक का यही हो जाएगा हमारा एंटोनिम। आगे आ जाओ इफेमरल। इफेमरल का सिनोनिम पूछ रहा है आपसे। इफेमरल का मतलब क्या होता है? क्षणिक, जो हमेशा के लिए ना हो, कुछ देर के लिए हो। थोड़ी देर रुक जा, सुना है आपने गाना? भाई थोड़ी देर वाला चीज, ठीक है। इफेमरल, इफेमरल का पूछ रहा सिनोनिम। देखो भाई परमानेंट का मतलब होता है जो हमेशा के लिए हो, ठीक है। अब तो ये होगा नहीं, इसका सिनोनिम एंटोनिम हो गया। अब इटर्नल का मतलब होता है अनंत। इटर्नल का मतलब क्या होता है? इंटरनल नहीं, देखो एक वर्ड होता है इंटरनल, इसका मतलब होता है आंतरिक, बट ये है इटर्नल। इटर्नल मतलब अनंत, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये भी तो छोटा हमेशा के लिए हो गया, ठीक है भाई। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नियत। अभी भी क्या है, एक बार तुम्हारे सर पे आ गया तो वो चीज आ गया, वो खत्म नहीं होगा। तो ये तीनों क्या है, इसके सिनोनिम्स नहीं है, इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। अब ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए, क्या थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हिंदी में लिखता हूं तो मैं खुद नहीं समझ पाता, तो आप कहाँ समझोगे? सुन ले रहे हो ना, सुन के लिख लो नोट्स पे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, ऐसे हो रहा है। चलो बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वन वर्ड है पर्सन हु लव्स बुक। एक ऐसा पर्सन जो किताबों से प्रेम करे, उसको प्रेम करने के लिए किताबें मिली, बहुत अच्छी चीज है। दिस इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है डिसीजन दैट कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। रिवर्स का मतलब वापस लेना है। क्या ऐसा डिसीजन जिसको वापस नहीं लिया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? अब कहोगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता ही है वापस ले लेना, ठीक है। टेम्पररी का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए। रनियस का मतलब होता है गलत। बचा क्या? इरिवोकेबल, ठीक है। अगर हम आई आर हटा देना तो इसका मतलब होता है रिवोकेबल, मतलब जो चीज वापस लिया जा सके। लेकिन सर कह रहा है दैट कैन नॉट बी रिवर्स, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता है, इसलिए हमने इसको एंटोनिम बता दिया आई आर लगा के। अनरिवोकेबल नहीं होता है कुछ भी, वर्ड ही नहीं होता अनरिवोकेबल, होता है इरिवोकेबल, ठीक है। तो ये चीज समझना, जिसको वापस नहीं लिया जा सके, वापस प्राप्त नहीं किया जा सके, रिवर्स नहीं किया जा सके। आगे देखो कह रहे हैं इसके अंदर एरर बताओ। शी वुड रैदर रिजाइन देन एक्सेप्टिंग द अनफेयर टर्म्स। इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका कोई लॉजिक बताओ मेरे को, क्या हो जाएगा इसका? शी वुड रैदर रिजाइन देन एक्सेप्टिंग द अनफेयर टर्म्स। इसके अंदर एरर बताना है कहां पे? देखो सेंटेंस के अंदर ना वुड रैदर देखना और इनके साथ देन देखना, ये पेयरिंग बिल्कुल भी सही है। कहोगे अच्छा इसके साथ देन नहीं लगता? लगता है, सही है ये। अब ये चीज देखो, वुड के साथ तो जनरली क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो अब ये चुट्टा भी आया है तो वुड के लिए ही कहीं ना कहीं आया। आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन जोड़ दिया गया है, लेकिन आया तो है कहीं ना कहीं इसी मॉडल के लिए। तो इसको भी क्या करेंगे हम? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे। या फिर आप सिंपल सा लॉजिक समझो, आपको वुड रैदर और देन का पेयरिंग कहीं भी दिखे ना, तो बस ये याद रखना कि दोनों साइड में वर्ब का सेम फॉर्म यूज होता है, ठीक है, V1। तो यहां पे एक्सेप्टिंग की जगह पे क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। कहां पे है भाई? ऑप्शन में देख लो, सी के अंदर है ना, एक्सेप्टिंग नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। आगे ये बताओ, ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन अ ट्रॉफी आफ्टर द मैच, ठीक है। सब प्लेयर्स को दे दिया गया, क्या दे दिया गया भाई? ट्रॉफी। ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफी, ठीक है। तो ईच ऑफ के साथ, ठीक है, हमारा नाउन जो आता है वो कैसा आता है? प्लूरल आता है। लेकिन वर्ब कैसा होता है भाई? हमेशा सिंगुलर होता है। बोलोगे ऐसा क्या है सर, ऐसा समझ में नहीं आता है। अब देखो इसका मतलब क्या है ना कि कब क्यों सिंगुलर आता है, इसका लॉजिक बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, कह रहा है ईच ऑफ द प्लेयर्स, जो सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनमें से प्रत्येक को ट्रॉफी दिया गया। जब हम प्रत्येक बोलते हैं ना तो वो सेंस में ही एक है। प्रत्येक मतलब एक एक को ट्रॉफी दिया हमने, एक एक को चुन चुन के ट्रॉफी दिया है। भाई एक बार में तो आपने एक को ही दिया है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे वहां पे? सिंगुलर का यूज करेंगे। वो ये समझने के लिए लॉजिक है, बट ग्रामर यही कहता है कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है एंड वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। चलो सी में एरर है। 8 नंबर देखो, कह रहा है आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब इसके अंदर क्या भाई? मिसस्पेल्ड वर्ड को आइडेंटिफाई करो। तो इसके अंदर क्या है? रेस्टोरेंट का स्पेलिंग गलत है, रेस्टो, ठीक है। ये हमारा सही स्पेलिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है, देख लो, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। आगे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। द प्रोफेसर इज वेल वर्स्ड डैश क्लासिकल
लिटरेचर, ठीक है। अब देखो वेल वर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा निपुण होना, ठीक है, बहुत अच्छे से किसी चीज़ को जानना। अब इसके साथ जो प्रिपोजिशन आता है, फिक्स प्रिपोजिशन आता है, वो है इन, वेल वर्स इन, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा आपको बस। आगे कह रहा है ही इज डैश ओनली द ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे इसका मतलब क्या कह रहा है, यह जो है ना बस यही एक इंसान है जो इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई हुआ है। अब यही के लिए या फिर सिर्फ के लिए या फिर केवल के लिए द ओनली का यूज किया जाता है, किसका, द ओनली का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ओनली का मतलब होता है कि यही या फिर केवल यही, ठीक है, या फिर सिर्फ यही, मतलब कहते हैं ना ही इज द ओनली कैंडिडेट, सिर्फ यही एक कैंडिडेट है जो क्वालिफाई है इस पोजीशन के लिए। आगे कह रहा है इफ सी डैश अर्लियर सी कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट। भाई यहाँ पे एक चीज देखो, अब हमारा इफ क्लॉज है, सेकंड क्लॉज जो दे रखा है इसके साथ क्या है, कुड हैव प्लस V3, कुड हैव या फिर वुड हैव प्लस V3 हो, कुड हैव V3 हो तो अगले वाले में क्या होता है, हैड प्लस V3 का यूज होता है। ये तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस कहता है, तो हैड लेफ्ट होगा ना बच्चा, ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, एक नया ब्रिज को बना रहे हैं रिवर के इस पार से उस पार, ठीक है, बना रहे हैं ना, तो आर बिल्डिंग है ना, तो हमारा क्या होगा, क्या बना रहे भाई, अ न्यू ब्रिज। तो अ न्यू ब्रिज हमारा सब्जेक्ट बनेगा, अ न्यू ब्रिज इज, बिकॉज ये प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस में है तो इज बीइंग बिल्ट होगा ना, तो इज बीइंग कहाँ है, ए के अंदर ही है, बाकी किसी के अंदर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 13 ऑफ नंबर कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेड आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। पहली बात तो ये टुमारो का नेक्स्ट डे बनता है, तो ठीक है, हमको नेक्स्ट डे देखना, तो टुमारो टुमारो काट दो, बी या सी में से आंसर होगा। विल का वुड बनता है, अब ये देख लो सी में विल है, ये आंसर नहीं होगा, बचा क्या, ऑप्शन बी। बाकी चीजों को रहने दो, इतना देख के भी आंसर कर सकते हैं हम। 14 नंबर कह रहा है डिसाइड का ना आप नाउन फॉर्म बताओ। अगर किसी वर्ड के एंड में आई ओ एन है ऑप्शन में, तो वो सोच लेना वो नाउन को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है भाई। डिसीजन याद रहेगा ना, आई ओ एन, डिसीजन, ये नाउन है। मेटिकुलस का सिनोनिम आपसे कह रहा है, मेटिकुलस का मतलब होता है बिल्कुल भी सावधान, सावधान, चौकन्ना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, केयरफुल, ऑप्शन बी। बाकी केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह होना, रेकलेस का मतलब लापरवाह होना, इनडिफरेंट का मतलब होता है किसी चीज में वो इंटरेस्ट ना लेना, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो इधर से हम कहानी करेंगे, बट इससे पहले ना मैं बताऊं, देखो ये क्लास को यहीं पे रोको एंड ये कुछ वोकैब है इनको पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, रटो मत, पढ़ लो, ठीक है क्योंकि ये पैसेज से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता होगा। मैंने कहा था ना कि पैसेज से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे, सॉरी, पैसेज से रिलेटेड जो वर्ड होंगे मैं हर पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपकी वोकैब डे बाय डे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, इंप्रूव हो जाए और आप मस्त रहो, ठीक है। क्या कह रहा भाई, देखो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स इन हिस्ट्री। रिमार्केबल का मतलब होता है बहुत ही शानदार, मस्त एकदम, ठीक है, ये समझो एकदम मस्त वाला। फिर क्या कह रहा था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट इन हिस्ट्री। अब जो चाइना का जो ग्रेट वॉल है ना, ये इतिहास में ना एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट है इनका, आर्किटेक्चर में, कला वस्तु स्थापत्य में, मतलब इनकी बनावट में, ठीक है, जो इन्होंने बनाया है उनमें से एक क्या है, मस्त वाली चीज क्या है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना के द्वारा जो बनाया गया है, इतिहास में एक मस्त चीज है जो नाम दर्ज करा ली है, उसका नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। फिर कह रहा है बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज, ठीक है, जो कि कुछ सदी पहले बनाया गया था, इट सदियों पहले बनाया गया था। इट स्ट्रेचेज का मतलब होता है फैला होना, ठीक है, इट स्ट्रेचेज फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल अक्रॉस नॉर्दर्न चाइना। अब ये कितना दूर में फैला भैया, तो हजारों माइल में, कहाँ पे, नॉर्थ चाइना के अंदर, नॉर्दर्न चाइना मतलब उत्तरी चाइना के अंदर हजारों माइल में ये फैला हुआ है। आगे कह रहा था वॉल वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट चाइनीज टेरिटरीज, ठीक है, फ्रॉम इन्वेंशन। अब ये क्यों बनाया गया था भैया, इस वॉल को बनाने का रीजन क्या था, ढेर रुपया हो गया था क्या चीन में, नहीं, ये बनाया गया था ना कि चाइना को ना प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आक्रमण करने वाले थे, घुसपैठिए थे चाइना में, टेररिस्ट थे, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, सुरक्षा के लिए बनाया गया था। मेड ऑफ स्टोन,
ब्रिक एंड अदर मटेरियल्स। किस चीज का भैया? पत्थर का, ईंट का और बाकी कुछ मटेरियल्स मिला के इसको बनाया गया था। इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, ये अपने समय समय पर खरा उतरा है। स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब हुआ है ना कि जब भी इसका कोई कहते हैं ना कि अब तुम तो कसौटी पे खरा उतर गए, ठीक है, वही चीज है कि छोटा जो है ना वॉल, ये अपने कसौटी पे खरा उतरा है, इसमें कुछ खराबी उराबी नहीं आया है, एकदम मस्त है, इतना सदी के बाद भी एकदम मस्ती से एकदम हवा खा रहा है खड़ा होकर। कह रहा है फिर अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ टूरिस्ट ईच ईयर, अभी क्या करता है? हर साल मिलियंस ऑफ लोग, लाखों लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि आओ घूमो, चढ़ जाओ हमारे ऊपर, घूम के देखो कैसा चाइना दिखता है यहाँ से। फिर कह रहा है डिस्पाइट इट्स एज, इसके बहुत एज होने के बावजूद भी, ऐसा क्या हो गया भाई, कितना बूढ़ा हो गया ये? मैंने कहा ना कि सेंचुरीज पहले बना था ये, सदियों पहले बना था। पार्ट्स ऑफ द वॉल रिमेन वेल, अब इसके जो पार्ट्स है ना वैसे के वैसे ही है, जो दीवार के पार्ट्स है वैसे ही है। प्रिजर्व, वेल प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित है। शोकेसिंग द स्किल, शोकेसिंग का मतलब ये प्रदर्शित करते हैं, द स्किल, किसके स्किल भैया? एंड डेडिकेशन ऑफ द बिल्डर्स, ये क्या दिखा रहे हैं? बनाने वाले का डेडिकेशन और उनका स्किल को ये दिखा रहा होता है, देखो बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है, ठीक है। टुडे इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब आज के तौर पे इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर क्या ऐड कर दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। इज अ सिंबल ऑफ चाइनाज रिच हिस्ट्री एंड कल्चर, किस तरीके से भाई? ये चाइना का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास और कल्चर को दिखा रहा है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, क्या दिखाया नहीं दिखाया, अभी आपने क्या सीखा नहीं सीखा, अभी पता चल जाएगा। सवाल पे आते हैं, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? चाइना जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने का मेन पर्पस क्या था? यही ना, ये घुसपैठियों से बचाएंगे, अट्रैक्ट टूरिस्ट को नहीं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के पर्पस से नहीं बनाया गया था, प्रोटेक्ट करने के पर्पस से बनाया गया था। हालांकि आज चाइनीज मिलिट्री काफी सफिशियंट है कि वॉल ना भी रहता तो वो प्रोटेक्ट कर लेते खुद को, लेकिन एट उस टाइम क्या हुआ था, प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी तो उन्होंने दीवारें खड़ा कर दिया। ठीक है भाई, चलो तो ये तो थी, ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट मटेरियल वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया था? तो ऑब्वियसली चीजें मैंने कहा ना, ईंट, पत्थर और बाकी मटेरियल्स को यूज किया गया था, ऑप्शन बी इसका भी सही है। ठीक है, चलो मेरे पढ़ने पढ़ने में आंसर खोज लो। What does the phrase stood the test of time in the passage? जब ये फ्रेज है ना stood the test of time, इसका मतलब क्या है? हमने तो पढ़ाया था ना, इसका मतलब कि अपने कसौटी पे खरा उतरना। कसौटी पे खरा उतरना का मतलब क्या है? यही ना कि अपना बताना कि हम कितने मजबूत हैं, आओ देखो हम इतने मजबूत हैं, इतने साल से टिके हुए हैं। तो वही है, द वॉल हैज रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो दीवार है ना बहुत ही लंबे समय से स्ट्रॉन्ग खड़ा है, वैसे ही वैसे ही। आ जाओ 19 नंबर, क्या रिमार्केबल का सिनोनिम बताओ। रिमार्केबल का मतलब क्या है? मस्त, ठीक है, मस्त, इसका हिंदी मैंने बोला ना मस्त लेवल का, कहते हैं भाई बड़ी मस्त लग रहा है, अमेजिंग है। ठीक है, चलो 20 नंबर है देखो इसका वैसे ना रिमार्केबल का मतलब या फिर अमेजिंग का मतलब, मस्त तो हमारी बोल चाल की बात है, इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया, शानदार, आकर्षक, ऐसा नहीं है, रटो अपनी भाषा में। ठीक है, What recognition has the Great Wall of China received? ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना, इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया? तो बस यही ना, यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड कर दिया गया। सबका आंसर भी था पैसेज का। आगे चलो कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। बाकी बैचेस के बारे में बता रहे, एक बार पढ़ो बैचेस से नाम लोगे आप, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करो, बैचेस के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, आपको जो अच्छा लगे ज्वाइन करो, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर देना और टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टू जेड स्टडी डिफेंस को भी सब्सक्राइब कर लेना।